हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आपका वेलकम करता हूं एक और जबरदस्त केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेशन में। हम लोग हैं एक क्लब बैच में जहां पे कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बिल्कुल धुआंधार होगा और इंडिया के किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन के धुरंधर कहने वाले भी फैकल्टी से बेस्ट कंटेंट यहां पे आएगा, उसकी मैं गारंटी देता हूं। आप लोग कहीं भी मिलाइए, किसी से भी मिलाइए, कुछ भी करिए, चाहे वो थियोरी हो, कॉन्सेप्ट हो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो। मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को, कुछ बच्चों ने बोला था सर थोड़ा सा थ्योरी और, ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो क्रिस्प है ना वो मैं आप लोगों को क्लास में ही दे दूंगा, जिससे आप लोग एकदम मजे में चलेंगे। फिर मैंने डिसाइड किया है कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल जो पीवाईक्यू होगा, जितना भी पूछा गया वो सब क्लास में ही कराएंगे और खूब सारा अपना क्वेश्चंस भी लेके आएंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक से, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा और वो नीट में तो पक्का आएगा, थोड़ा मेंस लेवल को भी टच करेगा, ताकि फिजिक्स एकदम बम्पर चले अपना। थैंक यू सो मच इतना प्यार बनाने के लिए और इतना सारा शेयर करने के लिए और इतना मोटिवेट करने के लिए मुझे। तो चलिए धमाका मचाते हैं एक और एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेक्चर नंबर 4 है आज, और आज करने वाले हैं सर अपन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके सर, लेकिन उससे पहले अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे और थोड़ा रिवीजन करेंगे कल के लिए, क्योंकि आप लोगों का मैंने कमेंट देखा था तो कुछ बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर थोड़ा और थ्योरी दे दिया करो, तो थोड़ा और बता देता हूं। थ्योरी भी दे देंगे, बिल्कुल थ्योरी पे भी काम कर रहे हैं और पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर वेव किस तरीके से होता है। अरे यार मजा आ जाए केमिस्ट्री में, ठीक है बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से। ओके, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, कल मैंने बताया था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि मैंने बताया था यहां से अल्फा पार्टिकल निकलता है और ये गोल्ड फॉयल बहुत ही थीन फॉयल से टक्कर मारता है, जिससे कुछ कुछ चीज, तीन चीज हुआ। देखो, इससे ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड ने कुछ, फिर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ उसने बोला, और फिर उसने रदरफोर्ड ने क्या दिया, एटॉमिक मॉडल दे दिया। ये तीन चीज तुम्हें एनसीईआरटी में क्लियरली स्टेटेड है। पहले देखोगे तो पहले उसने ऑब्जर्व क्या किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास कर गया। तो ये तो तुम लोग लिख लेना, अगला थ्योरी में पक्का दूंगा, इसीलिए दोबारा से यहां पे लाया। तो ऑब्जर्व क्या किया, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल यहां से निकल गया। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि एटॉम का बहुत सारा पार्ट खाली है। पहला चीज पता चल गया। दूसरा उसने देखा अल्फा पार्टिकल जो है वो कुछ रिपल्सन पैदा करता है, इधर से इधर चला जाता है, इधर से इधर चला जाता है, इधर से इधर चला जाता है, और जो 20,000 में से एक एकदम से आके बिल्कुल वापस चला जाता है। इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि भैया हमारा अल्फा पार्टिकल हाई स्पीड का था, लेकिन ये जो चीज है, ये जो एक कोई भी चीज है जहां से कि एकदम से रिपल्सन होता है, वहां पे इसका लगभग लगभग मास जो है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसे इसने डेफिनेशन में क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया अपने एटॉमिक मॉडल में। फिर इसने बोला कि देखो, अब तो हमने बता दिया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, क्योंकि हाईली रिपल्सन के चलते मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया कि एटॉम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली होता है। अब उसने जो डेफिनेशन दिया न्यूक्लियस का, तो उसने क्या बोला, एटॉम का जो सारा का सारा मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है कहां पे, न्यूक्लियस में। फिर उसने डेफिनेशन दिया ऑर्बिट का। तो पहले उसने न्यूक्लियस के बारे में बताया, फिर दूसरा ये जो चीज बताया वो क्या बताया, जल्दी से बताओ, ऑर्बिट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑर्बिट के बारे में उसने क्या बोला, ऑर्बिट के बारे में बोला देखो, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है दोस्त, ठीक है, लोगों ने मान लिया, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है। मैंने इलेक्ट्रॉन शायद अभी बोला था, गलत बोला। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्का मारता है। अब यहां से हुआ दंगल भाई साहब, तगड़ा वाला दंगल। यहां से बोला इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है। तो लोगों ने पूछा ये इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे मारता है, तो बोला इलेक्ट्रॉन जो होता है डिस्क्रीट ऑर्बिट में चक्कर मारता है, और ये जो ऑर्बिट होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के चलते होता है। तो यहां से फिर बड़ा ही मजेदार चीज निकल के आएगा, अभी देखना। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ वो क्यों हुआ, यहां पे एक चार्ज है और यहां पे सपोज करो ये कोई भी एटॉम है, तो मैंने एटॉम के बारे में पढ़ा दिया है अभी कि जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है ई, और एन पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर कोई भी ये एटॉम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो इस पे कितना चार्ज होगा, एक के ऊपर ई, एक प्रोटॉन पे टोटल प्रोटॉन है जेड, क्योंकि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन को इंडिकेट करता है, तो टोटल चार्ज जेड ही है। तो ये जो घूमता है वो किसी स्पीड से घूमता है, और इसको घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है वो ही है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा होता है mv² के बराबर। और इसका जबरदस्त यूज करा किसने? बोर ने। अच्छा, अब ये भी आने वाला है क्या? हाँ, जैसे अब देखो नेचर में दो छोटे मोटे बच्चे थे, एक मास था और एक चार्ज था। मास के बारे में तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है क्या? देखो इधर जल्दी से देखो, दो मास अगर है, मान लो m1 है और m2 है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्टेंस r होता है तो क्या पढ़ा है तुमने? इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। मास हमेशा अट्रैक्ट करता है, जैसे ये चश्मा और ये कैमरा दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये पेन और ये चश्मा दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, तुम्हारा बॉडी मेरा बॉडी अट्रैक्ट कर रहा है, ये टीवी ये पंखा अट्रैक्ट कर रहा है, ये बोर्ड ये चश्मा सब अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा किसने बोला? ग्रेविटेशन ने बोला। अरे कैसी बातें कर रहे हो, न्यूटन ने बोला। तो ये बोला चला आ जा मेरे पास, ये भी बोला चला आ जा मेरे पास। सब इस दुनिया में यूनिवर्स में क्या हो रहा है? सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा बोला न्यूटन ने। तो ये तो तुमने पढ़ रखा है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है Gm1m2/r²। सर मजा आया हमें। ऐसे ही एक और चीज पढ़ो। अब 12th क्लास में जब तुम गए हो, या तुम 11th में हो, या तुम छुटकू मुटकू बच्चे हो, एक और चीज होता है। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है यहाँ पे Q2, और इनके बीच का दूरी अगर r है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो लगता है K(Q1Q2/r²। बोलो मजा आया क्या? बिल्कुल इसी की तरह है Gm1m2/r², यहाँ K(Q1Q2/r²। यहां पे क्या होगा? अगर सेम चार्जेस है, पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, और पॉजिटिव है नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। मतलब सेम चार्जेस क्या होता है? रिपेल ईच अदर, और डिफरेंट होगा अपोजिट साइन के होंगे तो अट्रैक्ट ईच अदर। और इस k का वैल्यू होता है 1/4πε0। अरे वाह सर, Q1Q2/r², ये फोर्स का वैल्यू इसने बता दिया। अब यहां पे भी एक चीज होता है, एनर्जी। इन दोनों के चलते ना एक पोटेंशियल एनर्जी होता है जो तुम पढ़ते नहीं हो, लेकिन इसका यूज अभी करना पड़ेगा दोस्त। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशन का पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, -Gm1m2/r। ये क्या बता दिया सर? ये तो हमें नहीं आता। हाँ बता रहा हूं क्योंकि इसका जरूरत है, पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे। वैसे यहां पे एक चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी है दोस्त? कौन सा एनर्जी है दोस्त? जैसे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी है यहां पे, वैसे ही अब एक और चीज है। क्या सर? क्या क्या क्या? जल्दी बता दो सर, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बिना। ऐसे ही एक और एनर्जी है यहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे क्या पढ़ते हैं दुनिया? इसे बोलती है दुनिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे वाह सर, पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़िया, याद रखना है क्या? हाँ, ग्रेविटेशन में फिजिक्स में यूज होता है, लेकिन यहां पे ये यूज होगा। वैसे यहां पे इन दोनों के बीच में एक एनर्जी होता है। अब अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लिखोगे, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लिखोगे, ये नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव लिखोगे। इसमें साइन कंसीडर करते हैं। इसे क्या बोलती है दुनिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलती है दुनिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सर इसका यूज होगा क्या? बहुत तगड़ा यूज होगा। अभी देखो ना, बोर यूज करेगा इसका, उसके बाद अभी रदरफोर्ड ने यूज करके एक और चीज बताया था, तो इसका काफी यूज करेंगे अभी। ये क्या होता है? देखो, दोनों का चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लोगे, दोनों का चार्ज नेगेटिव है तो दोनों में नेगेटिव लोगे, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। मतलब इसमें साइन कंसीडर करते हैं। ये भी इसी तरीके से है, जैसे माइनस है, यहाँ पे माइनस एग्जैक्ट में नहीं होता है, जो चार्ज का साइन होता है वो होता है। समझ में आया? और ये भी होता है Q1Q2/r। सर क्या बात है, मजा दिला दिया आपने। यानी कि यहां पे साइन कंसीडर करते हैं, साइन कंसीडर करते हैं, साइन कंसीडर करते हैं। अब देखो कितना मजा आएगा तुम्हें। ये k का वैल्यू वही आता है 1/4πε0। इसको यूज करेंगे तो डरो मत बचवा लोग, डरो मत, ये यूज होगा अभी, ठीक है? बिल्कुल। तो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4πε0 Q1Q2/r²। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है सर ये? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये 12th क्लास में यूज होता है फिजिक्स में, लेकिन अभी यूज करना पड़ेगा अगर रदरफोर्ड को सीखना है अच्छे से। तो
अच्छा, इसलिए आप एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिए ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। हाँ, तो यहां पे जो बोला इसने, किसने, रदरफोर्ड ने, कि भैया ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, तो तुम्हें मैंने नचा के कल दिखाया था कि ऐसे ऐसे नचाता है अगर कोई चीज तो कुछ ना कुछ सेंटर की तरफ लगता है। यहां पे वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसे कैसे लिखेंगे? अब देखो, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है, हाँ, ये पॉजिटिव है, हाँ, तो अभी क्या सिखाया तुम्हें लिखने के लिए? 1/4πε0। देखो Q1 क्या है? Z इंटू ई। अच्छा, यहां पे क्या है? E। E लिखो, E। और देखो ये माइनस में है इसलिए माइनस लिख दिया मैंने। ये माइनस साइन क्या बता रहा है देखना, अभी मजा दिलाऊंगा मैं तुम्हें। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बार। ये इक्वेशन मैं बहुत बढ़िया तरीके से यूज करूंगा, याद रखना, अभी तुरंत बोर में यूज होगा ये। अच्छा, तो ये रदरफोर्ड वाला जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो चक्कर मार रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए चक्कर मारता है। कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए। इसको इसने ऑर्बिट का नाम दिया था रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट। अच्छा, तो अब ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस ये बता रहा है कि ये टुवर्ड्स द सेंटर है, यानी कि ये अट्रैक्शन का फोर्स। अच्छा, और इसको रदरफोर्ड ने पता है क्या बोला? कि देखो, और बोर्ड ने क्या बोला जानते हो? कि ये जो घूम रहा है ऑर्बिट में, ये जो अट्रैक्ट कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इसने बोला। अब तुम लोग क्या है, कुछ बच्चे इसको समझ पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें सबको समझाऊंगा। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? देखो, जब तुम घूम रहे होते हो, जैसे मान लो ऐसे तुम अपने घर में चेयर पे बैठ जाओ और नाचने वाला चेयर पे किसी को बोलो नचाए, तो तुम पीछे की तरफ धक्का दे रहे होगे। फील कियो ऐसे? पीछे की तरफ धक्का दे रहे होगे। फील कियो ऐसे? महसूस कियो? जैसे तुम अपने कार में बैठ जाओ और कार में एकदम से कार को टिन 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 करो, तुम सारे के सारे एकदम से कार जब ऐसे मारता है, कभी देखो, कभी स्पीड में कोई अगर बस वाला और एकदम से ऐसे टर्न मारता है, तो तुम सारे ओ सब इधर फेंक आ जाते हो। वो क्या था? वो कौन सा फोर्स था? बाहर की तरफ था। धक्का इधर मारता है तो तुम इधर जाते हो, अगर गाड़ी टर्न एकदम से इधर हो तो तुम सारे इधर की तरफ भाग जाते हो। वो क्या है? जिधर टर्न हो रहा है उसके बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, एक तरीके का सूडो फोर्स होता है। ये सूडो क्या है सर? झूठा फोर्स। सूडो मतलब झूठा, सही बता रहा हूं। सूडो इज अ फॉल्स फोर्स। ठीक है, ये एक फॉल्स फोर्स लगता है जिसका कोई नाम नहीं है एग्जैक्टली, ऐसे ही लोग बोल दिया है सूडो। एक्चुअल में वो कोई ना कोई रियल नेचर का फोर्स लगता है। ये क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा है? देखो, इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगाना। अब क्या बोला यहाँ पे कि भैया ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उसको ये रिपल्सन वाला फोर्स, रिपल्सन वाला कहां से कोई आ जाएगा सर? नहीं, जरा सा देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ, अभी रियल रियल सिचुएशन करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने कल बताया भी था तुमको, देखना मजा आएगा तुम्हें बड़ा ही जबरदस्त तरीके से। मैं इसको नचाऊंगा, देखो नचाऊंगा, और छोड़ूंगा तो एकदम, ये देखो नाच रहा है नाच रहा है नाच रहा है, और अभी छोड़ दूं तो क्या होगा बताओ? ये एकदम से इधर की तरफ भाग जाएगा। इसका क्या मतलब? घर में देखना, नचा के, नचाते हुए कोई चीज को ऐसे नचाते रहो, नचाते रहो नचाते रहो, पूरा नचाते रहो, और एकदम से छोड़ दो टक, तो क्या की तरफ बाहर भाग जाता है ना यार। कौन उसको बाहर भगाया बता तो? कोई तो होगा। हाँ सर, सही बात है। तो कौन है वो? एक्चुअल में वो एक्चुअल में वो बाहर इसलिए भागता है क्योंकि उसके पास स्पीड होता है, और पहले वो सेंटर की तरफ खींचा हुआ है, लेकिन वो खींचने वाला चीज हट गया तो बाहर भाग गया भैया, और स्पीड से भागा। उसी को हम बोलते हैं कि अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो अभी तो नहीं भाग रहा है जब हम रस्सी पकड़ रखे हैं, तो हम बोलते हैं कि अंदर खींचने वाला जो फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए इक्वेशन लिखते हैं अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स बराबर है। तो ये माइनस जो है वो एक्चुअल में बताता है कि टुवर्ड्स द सेंटर है। इसीलिए जब भी कभी ऐसे हम लिखते हैं इक्वेशन, ओए शिट मेरे भाई, बच्चा 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 आदित्यानंद, बच्चा, तो ये जो है, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बोलो मजा आया क्या? अच्छा लगा? सुंदर लगा? सीख लिए तुम लोग क्या? जल्दी से बताओ। पता नहीं क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो ये इक्वेशन तुमने सीखा क्या? अब हम इसको यूज करेंगे। 1/4πε0 इंटू ई और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और ये एम वी स्क्वायर बाय आर बाहर वाला होगा, इसको यूज करेंगे। अब यहां पे देखो, एक और बेहतरीन चीज सिखा देता हूं तुम्हें, मजा आ जाएगा, मजा।
अब यहाँ पे जब इसने बोला कि भैया न्यूक्लियस है, ऑर्बिट है, तो अब लोगों ने सोचा अच्छा, यानी कि ये पूरा का पूरा जहां तक इलेक्ट्रॉन है वहां तक पूरा का पूरा एटॉम है। लोगों ने बोला हाँ। बोला जबकि उसका छुटकी सा पार्ट में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बोला हाँ। बोला बताओ तो इसके बारे में कुछ बता पाओगे क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं बता पाएंगे, इसका रेडियस निकाल दिया। बोला इसका रेडियस बता पाओगे? बोला हाँ। इसका रेडियस और इसका रेडियस की बात करेंगे तो अब देखो दो बातें हैं, ये भी बता दिया मैंने। अब तुम्हारे पास दो बातें हैं, कौन कौन सा, इधर जल्दी जल्दी से सीखते चलो। एक है रेडियस, क्या है? रेडियस, रेडियस एंड वॉल्यूम, रेडियस एंड वॉल्यूम। अच्छा बहुत बढ़िया, इसके बारे में बात किया क्या रदरफोर्ड ने? हाँ, रेडियस एंड वॉल्यूम के बारे में बात किया रदरफोर्ड ने। बोला देखो एक छुटकी सा पार्ट है, एकदम छुटकी सा जो न्यूक्लियस है, और एक बड़की सा पार्ट है जो कि क्या है, एटॉम है। एटॉम बहुत बड़ा है। तो बोला एटॉम बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है? बोला एक तो रेडियस इसका है, देखो एक रेडियस इसका है ये वाला, इसको हमने कुछ किसका नाम दिया, आर नाम दिया, स्मॉल आर से, और इसको नाम दे दिया कैपिटल आर से, ठीक है। तो बोला ये जो एटॉम का रेडियस है ये क्या है, ये हमारा एटॉम है। ये क्या है जल्दी से बताओ, ये हमारा एटॉम है, एटॉम का रेडियस। और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का रेडियस। दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो एटॉम का जो रेडियस है, एटॉम का रेडियस कितना है जल्दी बताओ? ये लगभग लगभग 10⁻⁻10 मीटर का रेंज है। ये बहुत छोटा है। और ये जो न्यूक्लियस है ये तो भैया निपटा ही पड़ा है। ये जो न्यूक्लियस है ये तो पूरा निपटा ही पड़ा है। मान लो न्यूक्लियस जो है वो पूरा निपटा ही पड़ा है। ये 10⁻⁻15, एक्चुअल में इसे बोलते हैं हम फेम्टोमीटर, एफएम। इसको क्या बोलते हैं, फेम्टोमीटर। ये लगभग लगभग 1.1 फेम्टोमीटर के बराबर का रेंज का होता है। बहुत छोटा। फेम्टोमीटर क्या होता है जानते हो? 10⁻15 को बोलते हैं फेम्टोमीटर। अच्छा देखो कितना छोटा है। अगर तुम्हें समझना हो तो तुम क्या करो, इसको समझने के लिए एक के नीचे एक के ऊपर 15 जीरो दो। अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तुम समझ रहे हो कितना छोटा है? अरे बाप रे, मेरा पेन क्यों गिर गया? आ रहा है समझ में? तुम्हें फील आ रहा है भाई? देखो न्यूक्लियस कितना छोटा है भाई। यह है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे बाप रे बाप, इतना छोटकी सा है ये। हाँ, इसलिए इसे ना हम देख पाते हैं टर्म को, ना न्यूक्लियस। अब आया मजा जीवन में। तो रेडियस न्यूक्लियस का और रेडियस एटॉम का समझ में आया। अब रेडियस पता है तो वॉल्यूम निकल जाएगा, क्योंकि हमने बोला ये स्फेरिकल इन नेचर है। ओहो, हमने क्या बोला कि भैया ये स्फेरिकल इन नेचर है। हमने क्या बोला भैया, ये स्फेरिकल इन नेचर है। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। हाँ सर, तो यहां से दो चीज का पता चल गया कि ये जो एटॉम है और ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस एटॉम बड़ा है न्यूक्लियस से, तो आर एटॉम को आर न्यूक्लियस से डिवाइड कर देते हैं। देखो क्या क्या निकलेगा। आर एटॉम कितना है, देखो 10⁻⁻10, और आर न्यूक्लियस है 10⁻⁻15। तो देखो बेस आर सेम देन पावर इज सब्ट्रैक्टेड, बताया अभी मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, 10⁻⁻10, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो देखो कितना निकल के आया, मजा आया जीवन का। 10 का पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -10 + 15 कितना हो गया, 10⁻5। अरे वाह सर, यानी कि आर ऑफ एटॉम जो है वो 10⁻5 टाइम्स आर ऑफ न्यूक्लियस है। बहुत बड़ा है भैया ये। पता है 10⁻5 कितना होगा, 1 2 3 4 5। अरे इतना गुना है बेटा। देख लो, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 1 लाख गुना ज्यादा है। 1 लाख गुना। इसका मतलब क्या, जैसे सपोज करो तुम क्रिकेट बॉल, वो छुटकी सा बॉल जो मैं लेके घूमता रहता हूं दर्श का, वो छुटकी सा बॉल है ना जिसे खेलते हो तुम, वो बॉल अगर न्यूक्लियस है तो एनसीईआरटी बोलता है 5 किलोमीटर दूर आसपास के गांव में घूम जाओ, उतना बड़ा होगा एटॉम। अगर वो जो बॉल है छुटकी सा कॉस्को बॉल खेलने वाला, वो जो बॉल है वो बॉल अगर न्यूक्लियस है तो अपने घर से 5 किलोमीटर इधर जा, 5 किलोमीटर इधर जा, 5 किलोमीटर इधर जा, 5 किलोमीटर इधर जा, 5 किलोमीटर ऊपर जा, 5 किलोमीटर नीचे जा, और उससे बनने वाला जो स्फीयर है वो होगा एटॉम। क्या मजा आया और फील आया कि न्यूक्लियस बहुत छुटकी सा है सर।
टॉम बल्कि सा है, ऑल्दो ये भी चुटकी है, ये भी चुटकी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बड़की है। आया बात समझ में? क्योंकि दोनों हम नहीं देख पा रहे हैं भैया, ना हम एटम देख पा रहे हैं ना ये देख पा रहे हैं, दोनों निपटा पड़ा है। ये भी निपटा है, ये भी निपटा है, लेकिन ये इससे 10 का पावर 5 टाइम्स ज्यादा है। अरे वाह, हमारी आंखें खुल रही है और हमारा नजरिया केमिस्ट्री के लिए चेंज हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है तुम्हें? मजेदार सब्जेक्ट है यार केमिस्ट्री, गजब मजा आ रहा है मुझे तो, सही बता रहा हूँ, गजब मजेदार है, मजा ही आ जाएगा। रत्ती पर रटने का चीज नहीं, सब फील आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ समझ लो, अगर तुम टाइम दोगे तो मैं तुम्हें एकदम हीरो और हीरोइन बना दूंगा सब्जेक्ट में। चल इधर आ, अब देख कितना मजा आएगा तुम्हें। अब भैया और लोग आए, न्यूक्लियस के बारे में जानने में लोगों की इच्छा जागृत हो गई। लोगों ने बोला और बताओ और बताओ, हमें दिल में इच्छा है कि हम जाने कि क्या होता है रेडियस, हमें इसका ही नहीं इस दुनिया में किसी का भी रेडियस के बारे में पता हो। तो हमने बोला ठीक है, तुम जानना चाहते हो तो मुझे क्या पता, सब बता दूंगा, इधर देखो। तो हम आए किसका, रेडियस के बारे में थोड़ा सा और बात करने के लिए। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है उसका एक जनरल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? R इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3। ये का बला आ गया सर, ये है रेडियस का फॉर्मूला। एनसीईआरटी में नहीं खेबा है, दूसरे एनसीईआरटी में समझ आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा नया वाला एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन कुछ लोग के नोट्स में तुम देख लोगे, फिर तुम बोलोगे आदित्य आनंद सर ने ये नहीं पढ़ाया, इसीलिए पढ़ा रहा हूं, वैसे ये अभी नए वाले में नहीं है। तो रेडियस क्या हो गया, R इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3। ये आर नॉट का बा ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है लगभग 1.1 फेम्टोमीटर। और ये ए क्या है, ये है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। अरे वाह सर क्या बात है, जबरदस्त मजा दिलाया आपने तो। मजा तो अभी बाकी है, रुको तो। अब यहां से इसका अगर तुम्हें कभी भी वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे 4/3 पाई और ये आर का क्यूब। या आर किसके बराबर है, इसके बराबर, तो लिखो 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब और ए का पावर 1/3 का होल क्यूब। ये 3 खुपाच खुपाच कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा वो देखो, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू, बोलो मजा आया कि नहीं? और बड़ा मजा, बहुत अच्छा लगा। ये क्या निकाल दिया तुमने, किसी भी एटॉम का जो सॉरी किसी एटॉम का नहीं, न्यूक्लियस का है ये, याद रखना, ये न्यूक्लियस का रेडियस है। तो ये वॉल्यूम किसका निकला, न्यूक्लियस का, याद रखना मेरे दोस्त। अब एक तगड़ा चीज बता, बहुत मजा आएगा। अब किसी भी चीज का, जैसे मान लो कभी पूछेगा कि बताओ कोई कोई एग्जांपल ले लो, बोलेगा कि बताओ एटॉमिक नंबर किसी का है 27, ओके बताओ इसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस कितना होगा, आर नॉट, ए का वैल्यू कितना है 27 का पावर 1/3। तो 27 को क्या लिखोगे, 3 का पावर 3। तो 3 का पावर 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 का पावर 3 इंटू 1/3, खुबाच खुबाच, तो हो गया 3 इंटू आर नॉट, और आर नॉट का वैल्यू कितना है 1.1 फेम्टोमीटर। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 3.3 फेम्टोमीटर हो गया। कितना का, ये ऐसा कोई अगर एटॉमिक नंबर 27 का है, उसका जो न्यूक्लियस का रेडियस है, एटॉम का रेडियस नहीं है ये ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस का रेडियस है, छुटकी सा जो न्यूक्लियस नहीं है उसका रेडियस है ये। अच्छा, तो किसी भी एटॉमिक नंबर को अगर हम जानते हैं एटॉमिक मास नंबर को, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। अरे वाह वाह वाह, मजा आया सर। मजा तो अब आएगा जब तुम्हें एक तगड़ा चीज ये क्या सिखा रहे हो सर, डेंसिटी। अरे बाप रे बाप, ये तो मजा ही दिलाने के मूड में आज आ गए हो। हाँ भैया, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अब देख, कोई भी एटॉमिक नंबर मान ले ए है, किसी भी एटॉम का एटॉमिक मास नंबर कितना है, ए है। अब ध्यान से सुनना, बहुत मजा दिला रहा हूं, सुनना ध्यान से। एटॉमिक मास नंबर है ए। अब ये तो नंबर है ना यार, ये क्या है, नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है ए। तुम्हें यहां पे क्या चाहिए, उसका टोटल मास चाहिए। हाँ सर बात सही बोल, हमें क्या चाहिए, टोटल मास चाहिए, और वॉल्यूम हमने निकाल के रखा हुआ है 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। हाँ सर सही बात बोल रहे हो आप, सही बात बोल। अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, बड़ा मजेदार बात चीज डिस्कस करने के मूड में हूँ। तो कोई भी एटॉम का मास निकालने के लिए क्या करोगे सर, आप ना एटॉमिक मास नंबर से मल्टीप्लाई करो उसके एक एटॉम के मास से। ये क्या कर दिया सर आपने, एम, हाँ
एम एफएम एफएम चलने वाला है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, एएम से काम चले। रुको, दोबारा से सुनो। जैसे कि मान लो मैं कुछ काम करता हूँ, मैं क्या छोटे 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 एप्पल ले आता हूँ, ठीक है? क्योंकि एटॉम जो है वो, अगर मैं बोलूं कि कोई एक न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस है, किसी भी एटॉम का न्यूक्लियस है मान लो, ध्यान से सुनना, मैं बोलूं इसका मास बताओ, तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि इसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, टोटल बताओ, टोटल बताओ। बोलो हाँ। अब ध्यान से सुनना मेरा बात। अगर मैंने बोला कि मुझे एटॉमिक मास नंबर चाहिए, टोटल मास चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे? न्यूक्लियस में क्या होता है? तुमने बोला न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ओके, तुम्हें मैंने बताया है कि मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द न्यूट्रॉन लगभग लगभग बराबर होता है, लेट इट बी एम है, लेट इट बी स्मॉल एम है, ये बताया है। 1.6 इंटू 10 का पावर -27 kg होता है। उस ऑल्दो न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.674 इंटू 10 का पावर -27 होता है न्यूट्रॉन का, और 1.672 इंटू 10 का पावर 27 होता है किसका? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, प्रोटॉन का। लेकिन 1.6 दोनों में है यार, 6 7 तक दोनों में, 2 8 तक, एक में 4 एक में 2 है, और 10 का पावर 27 भी दोनों -27, तो ये लगभग लगभग बराबर है। अब मैंने बोला मुझे इसका टोटल मास चाहिए, तो तुम बोलो भैया इसके अंदर कितने प्रोटॉन है वो निकालो, कितने न्यूट्रॉन है वो निकालो, तो टोटल प्रोटॉन टोटल न्यूट्रॉन का सम निकालो, वही तो है ए। हाँ, और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं तो ए जो है वो क्या है एक्चुअल में? ए किसके बराबर है? वो p प्लस एन के नंबर के बराबर है। बोलो हाँ है ना? तो p प्लस एन का टोटल नंबर तुमने 1 2 3 4 काउंट करके निकाल दिया। जैसे मान लो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीज है। अगर 7 को m से मल्टीप्लाई कर दो तो इस न्यूक्लियस का मास निकाल दोगे ना। 7 क्या है? एटॉमिक मास नंबर है। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं कोई भी एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास नंबर a है, उसका टोटल मास कितना होगा? तो तुम क्या बोलोगे? एटॉमिक मास नंबर a है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम a है। बोले हाँ, और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग बराबर है, वो m के बराबर है। तो टोटल मान लो a है और एक का मास m के बराबर है, तो टोटल मास कितना होगा? a इंटू एम। आया मजा? जैसे मान लो इसका मास मैं पूछूं टोटल मास कितना है, तो तुमने बोला टोटल प्रोटॉन कितने? 4, टोटल न्यूट्रॉन कितने? 7, ये हो गया 7, तो ये कितना हो गया? 7, और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? m, तो ये हो गया 7m। इस तरीके से तुमने 7m निकाला। कैसे निकाला? 7 क्या है? टोटल एटॉमिक मास नंबर। कितने एटॉमिक मास नंबर है इसमें? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, दोनों को ऐड कर दिया और उसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो मजा आया क्या? तो यहां से तुमने क्या किया? टोटल एटॉमिक मास नंबर निकाल दिया। बहुत मजेदार। अब ये मास नंबर जो निकला वो क्या निकला वो देखो, a इंटू एम निकल गया। अरे वाह सर क्या बात है, दंगल हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? 4/3πr³ यानी कि r0 का क्यूब इंटू ए। अरे बाप रे बाप, ये दोनों निपट गया। खुपाच खुपाच, हो। ये m का वैल्यू तो सर हमें पता है, या तो ये प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। हाँ सर m पता है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये 4π और r0 का क्यूब भी पता है। अरे भाई साहब इसमें 3 पता है। देखो 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 देखो, ये 3 पता है। m का वैल्यू कितना है जल्दी से बताओ? m का वैल्यू सर कितना है? अरे जल्दी बताओ। 1.67 इंटू 10 का पावर -27। अरे वाह सर, ये r0 का 4 का वैल्यू पता है, 22 का वैल्यू 3.14 पता है ना, और ये r0 का वैल्यू अभी बताया मैंने 1.1 फेम्टोमीटर के बराबर होता है, 10 का पावर -15 का रेंज। तो 1.1 इंटू 10 का पावर -15 होता है या r0, इसका क्यूब। बोलो मजा आ गया क्या? ये सब कुछ तुम्हें पता है, यानी कि इस दुनिया में कोई भी न्यूक्लियस है उसका डेंसिटी तुम्हें पता है दोस्त। अरे वाह 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 सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, आ गया जबरदस्त मजा। यानी कि डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। अच्छा, यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हो सर कि डेंसिटी इस दुनिया में किसी भी न्यूक्लियस का कांस्टेंट होता है? हाँ भैया यही बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं पूछूं कि डेंसिटी एल्यूमिनियम का बताओ और डेंसिटी कॉपर का बताओ,
या डेंसिटी, बोल जल्दी से, सोडियम का बताओ। क्या इन सबके न्यूक्लियस का डेंसिटी बराबर है सर? अरे मैं प्रूफ कर दिया ना मेरे दोस्त कि भैया डेंसिटी में एटॉमिक मास नंबर आया ही नहीं, ये तो निपट गया। अरे यार आज तक तो ये सब चीज हम सीखे ही नहीं थे कि डेंसिटी में एटॉमिक मास नंबर ही निपट जाता है। एटॉमिक मास नंबर निपटने के चक्कर में डेंसिटी कांस्टेंट हो जाता है सर। हाँ, और लाइन लगा के क्वेश्चन पूछा है जेईई मेन में और नीट में कि बताओ बेटवा कि 3 एटॉम हैं, डेंसिटी का रेशियो बताओ। अच्छा, अबे अब क्या दुनिया वालों, अब कभी भी तुम डेंसिटी का रेशियो पूछोगे मुझे तो डेंसिटी का एक्स का रेशियो बाय डेंसिटी वाई का रेशियो, एक्स और वाई इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इसका रेशियो हमेशा 1:1 क्योंकि दोनों बराबर है। इस दुनिया में कोई भी न्यूक्लियस है सबका डेंसिटी बराबर है। ओह यार क्या खतरनाक चीज है भैया, कितना है। अब तुम में से कोई तेज बच्चा सर ये तो बड़ा मजा आया, लेकिन उसके अंदर जागृति और हो गई। हाँ ध्यान रखना, जागृति की तरफ नहीं जाना है, इधर जागृति इधर ही रखना है। डेंसिटी कितना हुआ इसको सॉल्व करके बता, तो कर, कैलकुलेटर है ना तेरे पास, मैं ही सारा काम करूं क्या? कर देता हूं, चल टेंशन मत ले। देख भैया मजा आएगा, मजा आएगा। देख ये लगभग लगभग 3 से और ये 6 3 18 हो जाएगा, तो ये लगभग लगभग 4 के आसपास है। नहीं है 4 के आसपास, करके देख लेना, ये निपट जाएगा। ये 1/3 है, ये लगभग 0.33 के बराबर है। अच्छा ठीक है, अब ये देख 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो ये हो गया 45। 45 कैसा है? माइनस का, ये ऊपर जाएगा तो -27 है और प्लस का 45 हो जाएगा। कितना आया जल्दी बता तो? 7 और यहां पे कितना हुआ? 8। 8 और 7 15, 5। सही कर रहा हूं ना? जल्दी देख इधर। और यहां पे कितना हुआ? 3 में से 2 गया 1, 18। ये कितना हो गया? 10 का पावर 18 आया। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा है समझ में? इधर देखना, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर ले तू जल्दी से फटाफट बेटा। यहां पे इसको मैं जरा फटाफट से बताता हूं। देखो 10 का पावर -27 है, ये -27 हो गया, और 15 का पावर 3 है तो -45 नहीं हुआ, और ये -45 ऊपर गया तो -27 हो गया प्लस 45। अरे -45 ऊपर गया तो प्लस 45 हो गया। 45 में से 27 घटा के 10 का पावर 18 कर लिया मैंने। अब तू क्या कर, जल्दी से कैलकुलेटर खोल, 1.67 को 3 से मल्टीप्लाई कर और 1.1 का क्यूब पावर कर और 3.14 इंटू 4 इंटू करके इसको डिवाइड कर। जल्दी कर, समय मत लगा। चल मैं भी करता हूँ फटाफट से। अच्छा मेरे पास कैलकुलेटर है। अरे वाह बाबा क्या बात है सर, आपके पास कैलकुलेटर है? हाँ यार इधर ही रहता है कहीं। कहाँ रहता है जल्दी बता। क्लॉक, राइटिंग, कैलेंडर, मैग्नीफायर, टाइमर, स्पॉटलाइट। कैलकुलेटर कहाँ चला गया? कैलेंडर, ब्राउजर, राइटिंग बोर्ड, क्लॉक, मास्क, ऑब्जेक्ट बूथ। कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है यार। टूल जा, टूल, मोर रिसोर्सेस, डिसिप्लिन टूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। हाँ केमिस्ट्री का डिसिप्लिन टूल देख लो। पीरियडिक टेबल मेरे पास है, स्पीकर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और क्या क्या है जल्दी बता। यूट्यूब है, फ्लास्क है। कैलकुलेटर नहीं है? कैलकुलेटर की तो जरूरत है हमें। अरे हमारे पास कैलकुलेटर फिजिक्स में तो नहीं, मैथ्स में दिया होगा कैलकुलेटर पक्का। आहा क्या दिमाग लगाया आदित्य आनंद ने, मैथ्स में मिल गया कैलकुलेटर। चल जल्दी देख। आहा चल फटाफट से। 1.1 मल्टीप्लाई कहाँ पे है? अरे जल्दी तू लोग कर लेना। चल मैं टाइम पास करने के मूड में नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ, मुझे ना बहुत काम करना है। तू लोग मुझे बताना तो ये कितना आया, मेरे को याद है लेकिन नहीं बताऊंगा मैं। कमेंट करके बताना, बहुत सारे कमेंट आ जाएगा ना, इसीलिए नहीं बताऊंगा। जल्दी बता इसको सॉल्व करके कितना आया 10 का पावर। तो ये याद रखना है कि डेंसिटी ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है? इसको कैलकुलेट करके बताना। अच्छा एक चीज इसमें नया चीज मिला यार, कहाँ गया? तो बच्चा सब मुझे ना बहुत कुछ सिखाता है पता है। ये क्या है? एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल क्या क्यों हो गया? काला कलर के है क्या एटॉमिक मॉडल यार? एटॉमिक मॉडल आया और 3 लाइन छोड़ के चला गया। अबे एटॉमिक मॉडल की ऐसी ऐसी मेरा चीज खराब करके चला जा रहा है। चल हटा, मेरे को नहीं चाहिए। अब यहां तक सब लोग समझ गए हो तुम लोग कि सर डेंसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू निकाल के हम आपको कल बताएंगे। नहीं अभी बताना है, कमेंट करके। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो पेड़ चीर का भौनी निकाल दूंगा। उसके बाद मैंने बताया कि रेडियस जो होगा वो R0 का पावर 1/3 के वैल्यू से निकलेगा। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया कि भैया कि रेडियस न्यूक्लियस का कितना होगा और रेडियस एटॉम का कितना होगा। ये सब है एनसीईआरटी में आ जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना सीधा आ जाता है क्वेश्चन। इस तरीके से सर आपने तो पोटेंशियल एनर्जी भी बताया था, तो एक और चीज बता देता हूं। अब हुआ क्या, ये जो यहां से
अल्फा पार्टिकल को मारा था धक्का, तो जो न्यूक्लियस के बगल वाला था ना, वो इसको देखो, इसको ये क्लोजेस्ट अप्रोच में निकला था। इसको थोड़ा सा साइड कर दो। हाँ देखो ये दूरी है, इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच। कोई भी न्यूक्लियस के कितना नजदीक तक गया तो क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये न्यूक्लियस के कितना नजदीक तक गया, ये दूरी बताओ। बता देते हैं क्या दिक्कत है। चलो अब हम पढ़ते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो कहां तक पढ़ाई जा रहे हो सर आप? कोई बात नहीं है बेटा, पढ़ लो क्लोजेस्ट अप्रोच। सर आपने तो ऑपरेशन करके रखा हुआ है। हाँ, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिख लो, अच्छा लगेगा सुनने में। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सर क्या बात है, एकदम दंगल ही कर रहे हैं हम लोग तो। चलो अब मान लो कि अपने पास एक न्यूक्लियस है दोस्तों, किसी का भी न्यूक्लियस है। ओके, अब ये एटॉम है, यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे न्यूक्लियस है छुटकी सा। अब मैंने किसी को यहां से फेंका, किसी भी चीज को यहां से फेंका, ये अल्फा पार्टिकल को ही फेंका। अल्फा पार्टिकल ले ले, कुछ भी ले ले, तेरा मन। कोई चार्ज को, क्यू चार्ज को फेंका यहां से, टुकाक, इसको वी वेलोसिटी दे दिया। कहां से फेंका? फार अवे पॉइंट से। ये फार अवे क्यों लिखता है सर? क्योंकि दूर जब बहुत चले जाओगे, ये आर जो अभी तुरंत मैंने बताया है, ये आर जो है वो इन्फिनिटिव को अप्रोच करता है। और जब भी फार अवे पॉइंट पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जीरो लेते हैं। क्यों सर? क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटिव इज जीरो। तो एट इन्फिनिटिव, यहां पे लिख देता हूं, एट इन्फिनिटिव हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जीरो। ये याद रखना, ये रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो ना, आर का वैल्यू इन्फिनिटिव रखो, तो कुछ ऊपर में या नीचे में बहुत बड़ा क्वांटिटी रख दोगे, ओह ह्यूज क्वांटिटी भाई साहब, तो समथिंग बाय ह्यूज क्वांटिटी क्या होगा? इन्फिनिटिव। समथिंग बाय इन्फिनिटिव इज टेंड्स टू जीरो। तो जब बहुत दूर फार अवे पॉइंट से मैंने फेंका, बहुत दूर फार अवे पॉइंट से मैंने फेंका किसी वी वेलोसिटी से और क्यू चार्ज को, तो अब ये किसी जेड जेड एटॉमिक नंबर का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है खूब सारा, तो इसका चार्ज कितना होगा जल्दी बताओ? जेड ही होगा, ये तो सिखाया। और ये मान लो प्रोटॉन को फेंका मैंने, मान लो प्रोटॉन क्यू बराबर ही, मान लो प्रोटॉन को फेंक दिया मान लो, तो प्रोटॉन का कितना है चार्ज? ई है। बोलो हाँ है ना? समझते जा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब इसका मास है कुछ m है, तो इसके अंदर हम एक कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये क्या है सर? ये बता देता हूं। जैसे कि तेरा एनर्जी है, अगर ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है सर? इस दुनिया में जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। ये जो मैंने ऊपर में बताया है कि Q1 Q2 बाय आर, ये एक्चुअल में क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है, लिखा भी है मैंने, देखो पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। सर ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों पैदा होता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम पे। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा क्या? हाँ, जैसे मेरे पास पीवाईक्यू का किताब है, आजकल खूब पीवाईक्यू लाया हूं तुम्हारे लिए। मान लो ये किताब है, इसको ऐसे कर दिया, इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग हो गया। ये यहाँ पे है, इसको उठा के यहाँ ले गया, पोटेंशियल एनर्जी अलग हो गया। या ऐसा कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी अलग हो गया। बात आया समझ में? इसको ऐसे कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी अलग हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल इतनी दूरी पे है तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये दूरी कम करोगे, ज्यादा करोगे, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया। देखो इन दोनों को उठा के इनफाइनाइट सेपरेशन कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। तो याद रखना मेरा ये लाइन, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। वो सिस्टम बना कैसे, उसकी बनावट कैसे है, उस पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, स्प्रिंग पोटेंशियल हो, खूब सारा पोटेंशियल एनर्जी है। बताया समझ में? हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबको समझ आ रहा है क्या केमिस्ट्री? मजेदार तरीके से समझ आ रहा है तो एक कमेंट अभी तुरंत पॉज करो और लिख दो सर मस्त मजा आ रहा है, जबरदस्त। और नहीं आ रहा है तो बताओ क्या नहीं आया, क्योंकि मैं भारतवर्ष के किसी भी केमिस्ट्री के फैकल्टी से बेस्ट केमिस्ट्री पढ़ाने का संकल्प लिया है मैंने, और उसमें आप ही लोग मदद कर पाएंगे। आपको अगर रत्ती पर दिक्कत है आप बोलिए, देखिए खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं अपन। बेस्ट टेस्ट होगा केमिस्ट्री यहाँ पे, इसके लिए रत्ती भर टेंशन मत लो। अब केमिस्ट्री भी 2 लेक्चर में दूंगा, 1-1 घंटे के 2 लेक्चर, ठीक है? देख क्या फोड़ते हैं अपन, मजा आ रहा है केमिस्ट्री में मुझे तो, ठीक है? देख और तगड़ा फोड़ डालेंगे एकदम। आ जाओ इधर।
लेकिन यार तुम लोग थोड़ा शेयर वेयर करो यार, लोगों को जहां तक ये पहुंचना चाहिए इतना तगड़ा कंटेंट, वहां तक तो पहुंचो यार। कौन कौन तक ये चीज पहुंचना चाहिए। कोचिंग जाते हो, वो जाते हो, लोगों को बोला, अबे आदित्य आनंद सर का लेक्चर देख और चुपचाप जाके सब्सक्राइब करके आ जल्दी से, फटाफट से, है कि नहीं। ये तो तुम ही लोग करोगे यार, तुम लोग ब्रांड एम्बेसडर हो मेरे। तो अब सर आपने बोला फार अवे, इसका मतलब आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटिव का जीरो होता है, इसीलिए बोला सर आपने। और इसको आपने वी वेलोसिटी दे दिया, मास का दे दिया। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोलता है कि इस दुनिया में अगर एनर्जी का कहीं भी कोई भी लॉस नहीं हुआ है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी होगा इनिशियल का, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल का, वो दोनों बराबर होगा सर। ये किसने बोला? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का ये रूल है कि अगर कोई भी एनर्जी का लॉस जीरो है, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अगर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हुआ, ये कंडीशनल ट्रू है, ध्यान रखना। अगर एनर्जी का लॉस जीरो है तो ही ये होगा, अदरवाइज लॉस हो गया एनर्जी तो बराबर कहां से रहेगा, एनर्जी कंजर्व कहां से रहेगा। गर्मी से हालत खराब है भैया, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, देखो इधर, है ना, बिना पंखा बिना एसी, लेकिन एनर्जी में कोई कमी नहीं रखूंगा मैं, लेकिन तुम लोग जान लगाओ बस। अब इधर आ जाओ। अब पोटेंशियल एनर्जी आपने बोला इन्फिनिटी पे जीरो है, काइनेटिक एनर्जी आपने बोला हाफ एम वी स्क्वायर है। इसके ऊपर 2 बार आ चुका है नीट में क्वेश्चन, इधर देख लो। जेई मिनिमा में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इधर देख लो। जब ये पहुंचा, ये बोला कि मैं तो जा रहा हूं, टुकडुम 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 टुकडुम, एटॉम के अंदर घुसा घुसा घुसा। अब ये न्यूक्लियस बोला, अबे कितना अंदर आ पाओगे तुम, तेरा औकात अब नहीं है, क्योंकि मैं हाईली रिपल्सिव फोर्स से तुम्हारे वेलोसिटी को निपटा दिया हूं। ये जो छुटकी दूरी हुआ, इसको क्या बोलोगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। थोड़ा और दूर कर देता हूं। तो ये क्या बोला? ये बोला टुकडुम 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 टुकडुम, न्यूक्लियस के अंदर गया और अब ये जा रहा है, और उधर से कोई धक्का मार रहा है तेजी से। तो ये कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी ताकत, कल दिखाया था ना, अच्छा फिजिक्स में दिखाया था 12th क्लास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ताकत बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक ताकत है। ये इसके वेलोसिटी को धीरे 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 क्या कर देगा? जीरो कर देगा। तो जिस टाइम पे जीरो करेगा, उस टाइम पे ये इंस्टेंटेनियस 1 सेकेंड के लिए ये चार्ज पार्टिकल रुकेगा, लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स दे रहा है, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्लस चार्ज का है, दोनों में खतरनाक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो ये इसके पास तो ताकत मैंने दे दिया, फेंका था तेज, लेकिन इधर से ये धक्का मार रहा है तेजी से इधर। तो ये पहले तो दौड़ा, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर तक जा रहा, जैसे किया तब से खट से इधर आएगा। क्यों इधर आएगा? क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स भी इसके ऊपर लगा रहा था, तगड़ा वाला। ओके सर, गॉट इट। This distance is called distance of closest approach. Let it be d. Let it be d. तो अंतिम समय में ये चार्ज और इसके बीच में दूरी कितनी है? d। अभी मैंने सिखाया कि दो चार्ज के बीच का दूरी d है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? होगा k। k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोला था। q1 कितना है? e के बराबर। q2 कितना है? zd के बराबर। k q1 q2 बाय r, दोनों पॉजिटिव है इसीलिए बाय r। यही d को हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? जल्दी बताओ। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल जिसे तुमने फेंका है, चार्ज पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। अरे वाह सर, वाह वाह वाह, क्या! तो इसके बीच का ये डी मिनिमम है। अब मुझे ये निकालना है भैया, तो ये निकाल दो। इस पे 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान देना। ये इधर किया और ये सबको इधर किया, तो ये डी मिनिमम निकलता हुआ, डी मिनिमम निकाल दिया मैंने। देखो ये हो गया जेड ई स्क्वायर, और ये 2 ऊपर तो हो गया, अच्छा 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 जा 4, तो ये हो गया जेड ई स्क्वायर ऊपर में, थोड़ा अच्छे से लिखो, डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया m, ये हो गया v स्क्वायर। देखो मजा आया। तो हो गया क्या? जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर, और ये क्या हो गया? डी मिनिमम। बड़ा ही तगड़ा रिजल्ट है, 2 बार नीट में आ चुका है, 2-4 बार जेई मेन में आ चुका है कि भैयो ये जो चीज है, ये मास
इसका उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी मिनिमम। इस पे खूब, तो ये जेड तो एटॉमिक नंबर पे है, अलग अलग एटॉम चेंज होता जाएगा, तो डी मिनिमम जेड के प्रोपोर्शनल है और डी मिनिमम एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जितना वेलोसिटी दोगे उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी चीजें कांस्टेंट। ई चार्ज का वैल्यू है 1.6, जल्दी बताओ, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, 2 पाई का वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता रखा है 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12। तो क्या हो जाएगा, डी minimum is proportional to the atomic number Z. D minimum is proportional to, inversely proportional to 1 by m. D minimum is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी स्क्वायर। इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन खूब आया हुआ है भैया, वोट डालेंगे। अब एक दिन ना यार मेरे पास अब इतने क्वेश्चन जमा होता जा रहा है यार, केमिस्ट्री 2 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, सही बता रहा हूँ। 1 घंटे में केमिस्ट्री का कंटेंट नहीं आ पा रहा है, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो ये पूरा का पूरा कहानी रदरफोर्ड का हो गया समापन बेटा। तो इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अपन, के बाद ये जो चीज बता दिया डेंसिटी वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और अब तक तुम सब शायद इसका कैलकुलेशन कर लिए होगे, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कितने बन गए हैं देख ही लियो। अब रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुको, ठंड रखो, ठंड रखो, ठंड रखो। अब कल मैंने बता दिया था आइसोटोप्स के बारे में भाई, ये मैंने बता दिया था कल कि जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है जेड सेम होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम, और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है डिफरेंट। ये कल बता दिया था, बोलो हाँ है ना। आज इसके ऊपर क्वेश्चन होगा। चलो फिर कल और बताया था आइसोबार, नहीं यहाँ पे रोक दिया था। चलो अब आइसोबार को पढ़ लेते हैं फटाफट से। आइसोबार क्या होता है, जिसका ये होता है क्या, द एटॉम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये जब भी कभी डिफरेंट एलिमेंट की बात करें तो हमेशा याद रखना जेड अलग हो जाएगा, जेड डिफरेंट। जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट की बात करें तो हमेशा याद रखना उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे बना है। अच्छा, यानी कि कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट हमेशा क्या होगा, जल्दी से बताओ, दो डिफरेंट एलिमेंट हमेशा क्या होगा, जल्दी से बताओ उसका, अरे बता क्या कर रहे हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये तो मैंने बोल ही दिया, डिफरेंट एलिमेंट का मतलब ही है डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो क्या बोला मैंने, क्या बोला जल्दी से बताओ, कि जेड जो होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा, और क्या बताया जल्दी से बताओ, ए जो होगा मास नंबर वो सेम होगा। तो इसके दो एग्जांपल खाओ। यहां पे देखो, मान लो हाइड्रोजन 1 3 है और हीलियम 2 3 है। अच्छा इसको लिखो ऐसे, छोटा छोटा दिख नहीं रहा है, हीलियम 2 3 हाइड्रोजन 1 3, जल्दी से देखो। अरे ये ट्राइटियम है भैया, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, समझ आया कि नहीं आया। और ये भी तो ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन में देखो यहाँ पे, इसमें अगर तुम चेक करो तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, जेड ही पी के बराबर होता है, कितने हैं 1, ओके। और यहाँ पे ए कितने बराबर है, ए कितना है 3, देखो ठीक है। इसमें अगर मैं पूछूं कि ए में 3 जो है वो क्या है, पी प्लस एन के बराबर है। इसमें अगर मैं पूछूं एन कितना है, तो पी का वैल्यू 1 है तो एन का वैल्यू कितना है 2। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 है और जेड पी के बराबर है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें कितनी है, अगर मैं पूछूं बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो हमेशा जेड पी के बराबर होता है, वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है अगर ये न्यूट्रल एटॉम है तो मैंने इलेक्ट्रॉन बता दिया, न्यूट्रॉन बता दिया, प्रोटॉन बता दिया, सब बता दिया। हमें क्या है, जेड डिफरेंट। देखो जेड 1 है और जेड 2 है, बट एटॉमिक मास 3, देखो एटॉमिक मास नंबर 3 और ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोबार्स हैं। ऐसे ही मान लो पोटेशियम और कैल्शियम, जल्दी से देखो, पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम, जल्दी आ जाओ। तुम्हें याद भी करवाया है ये मैंने कल कि पोटेशियम का यहाँ पे 19 और कैल्शियम का यहाँ पे देखो 19 और 40, और कैल्शियम का 20 और 40। अरे ये याद करवाया ना मैंने, ये मैं हमेशा तुम्हारे लिए लेकर आता हूं इसीलिए ताकि 20 तक अभी रट्टा मारो और पीरियोडिक टेबल में पूरा पीरियोडिक को ही याद कर लेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। और याद रखो ये वाला मैग्नीज और Fe बहुत काम का है, ये हो गया 25, ये हो गया 26। फिर याद रखो कॉपर का, ये हो गया 29। ये सब पूरा एकदम ध्यान से रखना। अब थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा याद करो, ये याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद हो गया। अब देखो ये हो गया 9, 17, 35, 53, याद रखना है ये 4 आज।
आज एक्स्ट्रा याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखना। चलो अब आगे आ जाते हैं फटाफट से। चलो सर बहुत मजेदार काम कर रहे हो आप तो, मैं तो मजेदार काम करता ही हूँ, समझ गए हो तुम लोग। चलिए जरा, अब यहां पे देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये देखो जेड, जेड कितना है इसका 19, इसका जेड कितना है 20, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है देखो, बट एटॉमिक मास नंबर कितना है, इसका 20 और इसका भी 20। देखो यही तो बोला, एटॉमिक मास नंबर सेम हो, ए सेम हो, लेकिन जेड डिफरेंट हो तो उसको क्या बोलोगे, आइसोबार्स। ये सब क्या है, आइसोबार्स है। चलो अब भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नीट में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो इन्हीं पे पूछा है भैया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सारा क्वेश्चन इसी पे पूछा है नीट में अभी तक। ऐसा, हाँ अभी देखेंगे। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन सेम होता है, दे आर द एटॉम, मॉलिक्यूल और आयंस। अच्छा आयन के बारे में तुम्हें दोस्ती है कि नहीं, आयंस के बारे में दोस्ती है कि नहीं, चलो आयंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं अभी पहले। आयंस, चलो ये मैंने वैसे बता रखा है लेकिन फिर भी बताता हूं अभी। आयंस विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेम होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आयन क्या होता है सर, वो देखो, जैसे कोई एटॉम है, मान लो ये एटॉम है, मान लो ये एटॉम है, मान लो, अच्छा एटॉम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हर एक ऑर्बिट में, अभी थोड़ा आता है कोई बात नहीं है, यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, ये सब पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में, ओके। अब ये जो एटॉम है ये 2 तरीके से खेल खेलता है, अगर ये एक्स एटॉम है और ये एक्स एटॉम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बोला भैया मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, मैं बोला कोई बात नहीं है, ये एक्स एटॉम से अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही प्लस आता जाएगा, तो एक्स इलेक्ट्रॉन था, इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो ये हो गया एक्स प्लस, एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो हो गया एक्स प्लस प्लस, या इसको x2 प्लस भी लिख सकते हो, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। यानी कि पॉजिटिव आयन कोई कब बनता है, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव आयन कोई कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। अब ये x था पहले से, मान लो अभी नहीं निकला है, मान लो ये x था, अब यहां से किसी ने इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खिला दिया, बोला ये ले इलेक्ट्रॉन खा, किसी भी तरीके से, तो ये जो चीज x था वो बन गया x माइनस, एक इलेक्ट्रॉन खाया तो 1 माइनस लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन खाया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलोगे। यानी कि अगर कोई भी आयन हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब चेंज हो गया, यानी कि जो न्यूट्रल एटम है उसी में जेड और पी और ई बराबर होगा, लेकिन जब आयन है तो जेड और पी तो बराबर होगा लेकिन ई क्या होगा, तो ऐसे आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बता देता हूं मैं, कभी भी आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ध्यान रखना, पी में ई को ऐड करो, ऐसा, हाँ, पी में ई को ऐड करो, ऐसा, हाँ, पी में ई को ऐड करो, नहीं सॉरी गलत बोल दिया, सब्ट्रैक्ट करो, गलत बोल दिया, देखो पी में ई को सब्ट्रैक्ट करो, अच्छा ऐसा, हाँ, देखो, और इसको और बढ़िया तरीके से मैं डबल ए आर्मी बनाता हूं तुम्हें, तुम लोग बन जाओ डबल ए आर्मी, एन ई को ऐड करो, एन ई विद साइन, विद साइन, अब देखो कोई आ रहा है, देखो यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कोई आ रहा है तो हमेशा ये ई जो है वो माइनस होगा, और कोई जा रहा है तो ये प्लस होगा, तो मान लो एक ई गया तो एक ई, तो प्रोटॉन में से एक ई को घटा दो, वही जो बचा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, कि एक इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, अगर आ रहा है तो माइनस लिखना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ई माइनस में हो जाएगा, कर्जा आ रहा है, कोई चीज तुम लेते हो पैसा किसी से तो क्या होता है, वो कर्जा होता है, देना होता है, लेकिन तुम किसी को देते हो तो तुम पॉजिटिव हो, ऐसा समझ के रखना, इलेक्ट्रॉन अगर निकला है तो तुम प्लस ई घटाओ, तो प्रोटॉन में से ई घटाते जो वो निकलता जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना बढ़िया चीज बता दिया, क्या तुम डबल ए आर्मी बन गए, जल्दी से कमेंट करके बताओ, हाँ सर हम डबल ए आर्मी बन गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयंस में निकालने का तरीका ये बता दिया मैंने, कहां पे, आयंस में, कैसे निकलेगा, प्रोटॉन जो है वो तो स्थिर है, जेड के बराबर होगा, प्रोटॉन किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा,
अब ये p और z बराबर होता है, इसमें n ही घटा दो। n कितना है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक ही घटाओ, दो इलेक्ट्रॉन गया दो ही घटाओ, अगर गया तो प्लस, आया तो माइनस। मजा आया? तो जल्दी से कुछ काम करते हैं। पहले इधर देखो, जैसे बोला Cl माइनस, ओहो क्लोरीन बताओ कितना है, क्लोरीन कितना है 17। भूल गए ना तुम लोग? अरे यार ये पीरियडिक टेबल तुम्हें याद रखना है, देखो तुरंत ये क्लो एकदम 20 तक रट्टा मार के रखना है। देखो 17 नंबर पे है, ये एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना है 17। और 17 अभी मैंने क्या बताया, इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। इसमें एटॉमिक नंबर कितना है Z 17, और मैंने क्या बताया माइनस ई कितना है, एक आया, आया तो माइनस ई कर दो, माइनस एक ही करो। अब ये हो गया 17 पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन आया है, 17 ई प्लस ई 18 ई हो गया, 17 ई प्लस 1 ई तो कितना हो गया 18 ई, 18 इलेक्ट्रॉन है। और आर्गन में 18 ही होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, ये न्यूट्रल एटॉम है, ये आयन है। ये सीख रहे हो कि नहीं? आया है, माइनस मतलब आया है, गया मतलब प्लस है। H2O, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक है, एक इंटू दो, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं 8 है, तो ये कितना हो गया 10। इसको देखो, नाइट्रोजन के पास कितने हैं 7 है, और हाइड्रोजन के पास एक है, लेकिन ऐसे ऐसे 3 है, तो ये कितना हो गया 10। देखो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अरे वाह सर क्या बात है, मजा आ गया। बोरॉन, ये तुम भूल गए होगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कितना है 5। नहीं आया समझ में? अरे बोरॉन कितने नंबर पे है, ये देखो 5। आया बात समझ में? तो यहां पे कितना हो गया 5। और ये फ्लोरीन कितना पे है, फ्लोरीन कितना पे है, कितना जल्दी बताओ, फ्लोरीन कितना पे है, फ्लोरीन नियोन, जल्दी से बताओ फ्लोरीन कहां पे है, फटाफट से बताओ। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन 9 कहां पे है, 9 पे। किस नंबर पे आया, फ्लोरीन कहां पे है 9 पे। यार इसको ना थोड़ा रट्टा मार के रखो तुम लोग एकदम, फ्लोरीन कहां पे है 9 नंबर पे है। ये ना 20 तक एकदम रट्टा मारो, ये बार बार मैं नहीं दिखाता रहूंगा, एकदम याद होना चाहिए। तो फ्लोरीन 9 इंटू 3, ये कितना हो गया 27, और ये कितना हो गया 5, कितना हो गया जल्दी से बताओ 32 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। ओके, अब सल्फर का कितना होता है 16, सल्फर का कितना होता है 16, ठीक है बिल्कुल। जल्दी से देखो सल्फर कहां पे है, ये रहा देखो 16। तो ये याद रखना चाहिए भैया बहुत स्पीड में। सल्फर हो गया 16, और ऑक्सीजन कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया कितना 16 16 32, देखो 32 इलेक्ट्रॉन। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये 32 और 32 आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ये और ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये दोनों, ये और ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है H2O और NH3। ये क्लोरीन और आर्गन क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। का मजा आया तुम्हें, क्या सीख रहे हो पूरा का पूरा? अब क्वेश्चन करेंगे जल्दी से फटाफट से, आ जाओ जल्दी। देखो ये नीट 2021 में पूछा, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस व्हिच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, व्हिच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, कौन नहीं है। अब देखो अभी मैग्नीज और आयरन बार बार रटवा रहा हूं तभी से, यह है 25, और 25 में 2 गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी से बताओ। 25 में 2 गया तो इसके पास 23 है, और इसका कितना था 26, 26 में से 2 गया तो ये कितना हो गया 24, 24 और 23 बराबर है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। ऑक्सीजन कितना है 8, 8 में ये 2 माइनस का आया तो ये हो गया 10। फ्लोरीन कितना है 9, उसमें एक आया तो ये हो गया 10, ये तो है। सोडियम कितना होता है 11, 11 में से एक गया 10। मैग्नीज कितना होता है 12, 12 में से 2 गया 10, ये भी है। Fe कितना है अभी तुरंत बताया, कितना 26, 26 में से 3 गया कितना बचा 23, और मैग्नीज कितना है जल्दी से बताओ 25, 25 में से 2 गया कितना बचा 23। देखो ये सब है, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा ये। देखो 2021 में तुमने 4 डाला 5 डाला 13 डाला 8 डाला। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बोल रहा है Be2+, अब ये बेरिलियम 2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। अब तुम्हें बेरिलियम के बारे में तुरंत से पता चलना चाहिए कि सर आपने बताया है फटाफट से कि बेरिलियम 4 है। बेरिलियम क्या है दोस्त 4 है, जल्दी देखो बेरिलियम क्या है दोस्त 4 है, तो ये 4 है और 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया तो कितना बचा इलेक्ट्रॉन 2, कितना बचा बेरिलियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 में से 2 गया, क्योंकि आयन है तो मैंने बोला प्लस होने के लिए 4e में से 2e घटा दो तो कितना बचा 2e, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब हाइड्रोजन में एक ही था एक निकल गया तो इसके पास तो 0 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम में 3 था 3 में एक निकला तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ मैच कर चुका है ये। सोडियम में 11 में से एक गया, इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम अभी तुरंत बताया भैया, अरे 12 में से 2 गया तो ये तो 10 हो गया, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें इसके साथ कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वो ये है लिथियम।
देखो आंसर हो गया 2014 का। बोलो मजा आ रहा है पक्का? तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द आयन दैट हैज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। अब देखो जब ऐसे लिखा हुआ है ना तो ये CO कुछ नहीं है, ये कार्बन और ऑक्सीजन है, ध्यान रखना। ये कार्बन और ऑक्सीजन है, इसका हो गया 6 और इसका हो गया 8, टोटल 14 हो गया। 14 किसका है वो देखो, N2 का होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, लेकिन एक प्लस होने के चक्कर में ये निपट गया। ऑक्सीजन का होता है कितना 8, 8 और 2 ये 10 हो गया, ये 14 हो गया है, लेकिन ये एक दे दिया तो ये 13 हो गया। ये कार्बन का कितना हुआ देखो 6, और नाइट्रोजन का कितना हुआ जल्दी से बताओ, कार्बन एंड नाइट्रोजन, जल्दी से बताओ नाइट्रोजन का। थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे तब और मजा आएगा। नाइट्रोजन का है 7 सर। अरे बोलो नाइट्रोजन का कितना है तुम्हारे पास, 7 है सर। तो ये 7 और एक आया 8, तो 8 और 6 हो गया 14। देखो ये देखो 14 14, तो ये हो गया आंसर। तो 2 क्वेश्चन और होमवर्क देता हूं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क करना। और अब धमाकेदार एंट्री अपन करने वाले हैं भैया। आज अपन स्टार्ट नहीं कर पाए, थोड़ा सा और पढ़ना, आइसोसिस्टर्स पढ़ना है, आइसोटोन्स पढ़ना है, आइसोडाइफर्स पढ़ना है, फिर खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद स्टार्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बाकी का चीज। लेकिन तब तक हमारा समय हो गया, तो मिलेंगे फिर एक और मस्त वाला भयानक वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। अब पढ़ेंगे क्वांटम एटॉमिक मॉडल, और वहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट क्वांटम थ्योरी ने क्या दिया सारा पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक में क्या दिया। और अब बेटा मुझे लग रहा है कि अब 2 लेक्चर 1 घंटे का आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेस में आ रहा हूं, तुमको जरूरत है सा भी टेंशन लेने की, अब मजा करवाएंगे तुम्हें। थैंक यू, लव यू, बाय।